Today we are going to start our next topic that is related to pressure. प्रेशर के बारे में आप जानते हैं, द प्रेशर इज द एक्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स तो आप एक कंप्लीट इफेक्ट है ना, फोर्स आप कंप्लीटली किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं, बट प्रेशर के लिए स्पेसिफाई कर दिया है कि पर यूनिट एरिया होना चाहिए. एक कंप्लीट समझे एक टेबल है, ठीक है. इस टेबल पर जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि इस टेबल पर ये जो थंब पिन है ये प्रेस की जा रही है, ठीक है. कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई की जा रही है इसकी ब्लंट साइड पर, और जहां ये जो टिप है इसकी उसका एरिया तो कम है, तो स्मॉलर एरिया है, यानी कि समझ लीजिए पर यूनिट एरिया है और उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज प्रेशर. इसे कहते हैं प्रेशर. ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है, आप फिर इसे फोर्स नहीं कंसीडर करते, ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है. प्रेशर इज बेसिकली द फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्पेसिफिक एरिया. किसी स्पेसिफिक एरिया पर फोर्स का अप्लाई होना प्रेशर कहलाता है. आप पेंसिल ले लीजिए, ठीक है. पेंसिल को अगर आप अपने हैंड्स के पाम पर जो है वो प्रेस करते हैं, ठीक है, टिप वाली साइड से, पेंसिल की निब वाली साइड से आप प्रेस करते हैं. एक साइड उसकी ब्लंट है और दूसरी साइड जहां निब है वो वाली साइड अगर आप अपने हाथ पर प्रेस करते हैं तो आपको पेन फील होगा, एज कंपेयर टू अगर आप ये वाली साइड ब्लंट साइड उसकी अपने हैंड्स पर प्रेस करेंगे तो आपको उतना पेन नहीं फील होगा. अगर आप दोनों कंडीशंस में, जब आप टिप वाली साइड प्रेस कर रहे हैं और जब आप ब्लंट साइड प्रेस कर रहे हैं, दोनों टाइम पर सेम फोर्स अप्लाई करें, फॉर सपोज आप 5 न्यूटन की फोर्स दोनों कंडीशंस में अप्लाई कर रहे हैं, आपको प्रेशर किस कंडीशन में ज्यादा फील होगा? जब ये टिप वाली साइड आपके हैंड पर प्रेस हो रही होगी. फोर्स सेम है लेकिन टिप वाली साइड जब आपके हैंड पर प्रेस हो रही होगी तो आपको पेन फील होगा. क्यों? क्योंकि एरिया कम है. ये जो टिप है ये शार्प है और इसका एरिया कम है एज कंपेयर टू दिस. तो जब एरिया कम हो जाता है और फोर्स अगर इक्वली ही अप्लाई हो रही हो तो प्रेशर जहां पर एरिया कम है, जिस साइड पर एरिया कम है वहां प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है. क्लियर है? वहां ज्यादा फील होता है, वहां ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. अगर एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर फोर्स के. दैट मींस फोर्स इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, बट एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस एरिया डिक्रीज होगा देन प्रेशर इंक्रीज होगा. और अगर एरिया इंक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा. तो प्रेशर के लिए ये बात समझना जरूरी है कि आपने एरिया जरूर डिफाइन करना है. अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो स्मॉलर एरिया होगा तो प्रेशर विल इंक्रीज और लार्जर द एरिया द प्रेशर विल डिक्रीज, द प्रेशर विल बी स्मॉलर. यूनिट क्या है प्रेशर का? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की हमने फॉर्मूले की बात की, फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर. तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ, न्यूटन मीटर इनवर्स करके -2 करके लिख सकती हूँ. मीटर स्क्वायर नीचे आप पॉजिटिव में लिख रहे हैं, जब ये ऊपर आएगा तो -2 में हो जाएगा. और मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? दिस इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल. PASCAL पास्कल. आप इसको डिनोट करते हैं PA से. 1 PA इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिस्ट्री में डिस्कस किया था जब हम मैटर की प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस कर रहे थे. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल.
तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने पास्कल्स के इक्वल होता है और 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये टर्म्स, ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होती हैं, तो आपको कंपैरिजन पता हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर से आपके माइंड में ये बात क्लियर होती है कि एयर की बात हो रही है। आपकी जो अर्थ है वो सराउंडेड है एयर से, तो वो जो एयर प्रेशर लगाती है किसी चीज पर, जो सराउंडिंग एयर प्रेशर अप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपकी अर्थ एयर से सराउंडेड है और एयर का प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है एट सी लेवल। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है। At a sea level, the atmospheric pressure is 1 atm at sea level। ये बात याद रखनी है कि sea level पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, यानी कि 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी चीज पर अप्लाई होता है जो सी लेवल के इक्वल है। बट जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, एल्टीट्यूड की तरफ आप मूव करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहता है बिकॉज डेंसिटी चेंज हो रही है, एयर की डेंसिटी चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, एयर कम हो रही है, एयर प्रेशर कम हो रहा है। स्पेस में आप कहते हैं एयर नहीं है, वहां सिर्फ वैक्यूम है, तो दैट मीन्स आप जितना ऊपर हाइट की तरफ जा रहे हैं, डेंसिटी कंसंट्रेशन एयर की कम हो रही है, और उस ऊपर जा रहे हैं जिस तरीके से एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज एल्टीट्यूड पर, एट मैक्सिमम एल्टीट्यूड देयर इज नो एयर, एयर प्रेजेंट नहीं होती। तो जब एयर ही नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर अप्लाइड बाय द एयर। एयर जो सराउंडिंग एयर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आप ये फिगर देख रहे हैं बबल्स बनाने की, आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस किया होगा एयर बबल्स बनाने की। इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होता है, जब एयर बबल बनाया जाता है या आप कोई भी बबल बनाते हैं, एयर ब्लो करते हैं, उस एक्सटेंट तक ये बबल बनता है, ये सोप का बबल उस एक्सटेंट तक बनता है, उस पॉइंट तक एक्सपेंड होता है जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके इक्वल है। जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जो एयर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आप जो एयर प्रेशर लगा रहे हैं और जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है, जब तक वो इक्वल नहीं होता, वो एक्सपेंड करता रहता है बबल, उस पॉइंट तक एक्सपेंड करता रहेगा जब तक उस बबल पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरनली लगने वाले प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और फिर एक पॉइंट होता है कि अगर इंटरनल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तो ये फट जाता है। ऐसा ही है, ये आपने नोटिस किया होगा कि एक एक्सटेंट तक वो बबल बनता है, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दूसरा पॉइंट कि ये सर्कुलर क्यों बनता है, ये सर्कुलर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि एयर आपकी सराउंडिंग में हर जगह मौजूद है, तो एयर सराउंडिंग की सारी साइड से प्रेशर लगा रही होती है। एयर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ इस साइड से प्रेशर अप्लाई होगा, नो, एयर जो है वो ऑल द साइड, सारी साइड से प्रेशर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल होता है। इस तरह की चीजें आपको रीजनिंग में पूछी जाती हैं कि ये स्फेरिकल क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एयर तो सराउंडिंग में हर जगह मौजूद है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ किसी स्पेसिफिक साइड पर है। तो जब सारी साइड से प्रेशर अप्लाई होता है तो वो उसको स्फेरिकल शेप दे देता है। इसी तरह जब आप बैलून को फुला रहे होते हैं, उसमें भी यही होता है कि वो हर तरफ से इक्वली एक्सटेंड करता है, इसलिए क्योंकि इंटरनली आप जो एयर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और जो एक्सटर्नली उस पर प्रेशर लग रहा है वो सेम साइड, सारी साइड से लग रहा है। जब सारी साइड से इक्वली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है तो वो एक स्फेरिकल सी शेप
अडॉप्ट कर लेता है। क्लियर? और बैलून में भी ऐसे ही है, जब आप जो प्रेशर उसको दे रहे हैं, जब आप जो एयर प्रेशर उसको फुलाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो जब ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो फट जाता है, बैलून भी अपनी पोजीशन नहीं रख पाता स्टेबल। तो वो उस पॉइंट से, वो एक पॉइंट आता है कि जिसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर सेम नहीं रहता, उस पॉइंट के बाद वो आपका जो सोप का बबल है या बैलून है वो फट जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर ऑफ द एयर, और एयर का प्रेशर हर तरफ से लग रहा है। आप कभी टैप से पानी आता हुआ देखा है, और जब लास्ट में पानी जब आप बंद कर देते हैं उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप आता है, एक तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की फोर्स की वजह से होता है कि हर तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और स्फेरिकल सी शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरा, उस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, तो वो भी उस पर प्रेशर लगा रही है कि उसकी शेप कुछ स्फेरिकल सी मेंटेन रहे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से आपको जो नीचे दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा और क्लियर होगा कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। आप एक टिन का कैन ले लीजिए, ठीक है, और लिड के साथ ले लीजिए। उसके बाद उसकी कैप खोलें, उसमें कुछ ना कुछ पानी पोर कर दीजिए, पुट सम वाटर इन इट। उसके बाद आपने उसे फ्लेम पर रख देना, ठीक है। एक टिन का कैन लिया, लिड के साथ लेना है, लिड हटाकर आपने उसमें पहले पानी डाल लिया, उसके बाद उसे फिर से कवर कर दिया। वाटर बॉईल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है, जब आप उसको हीट देंगे, फ्लेम के थ्रू आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी और वो अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे ही ये वाटर के मॉलिक्यूल से वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक करेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, तो इस टिन में इस जगह पर ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ एयर प्रेजेंट है। ऐसा ही है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह रहे कि ये हमने इसे वैक्यूम करके सील कर दिया, नो, हमने जस्ट एक टिन का कैन लिया और उस पर लिड लगाई है, तो इसमें कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट है। जैसे ही हीट प्रोवाइड की जाएगी तो जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये जो वेपर्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर एयर प्रेजेंट है, तो ये वेपर्स जो हैं इस एयर को जो इस लिड में प्रेजेंट है, इस टिन में प्रेजेंट है, इसकी लिड से एक्सपेल आउट करना शुरू कर देगी। क्लियर? क्योंकि नीचे से वेपर्स आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ऐसा ही है, तो लिड सील तो नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेल होना शुरू हो जाएगा, वो एयर कैन से बाहर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट आएगा कि सारी की सारी एयर इस कैन से बाहर आ जाएगी, और उस एयर की जगह कौन ले लेगा? स्टीम। स्टीम इज अ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? हमने सारी गैसेस को निकाल दिया है। अब टिन में क्या रह गया है? स्टीम, यानी कि एयर रह गई, यानी कि वाटर रह गया है, यानी कि वेपर्स रह गए। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद आपने सारी एयर जब निकाल दी है, जब सारी एयर स्टीम की वजह से बाहर आ गई है, आपने क्या करना है? फौरन ही इसे ठंडे पानी में, इस कैन को इस हीट से हटाकर या तो ठंडे पानी में रख लीजिए, या फौरन आप इसको जो है वो किसी ठंडी जगह पर रख लीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा, टिन आपका ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा? तो जो स्टीम इस एरिया में प्रेजेंट है वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? स्टीम जो है, यानी कि जो वेपर्स हैं, वो वापस कंडेंस हो जाएंगे और वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिड तो ऊपर लगी हुई है, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ये जो स्टीम है, ये जो वेपर्स हैं, ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे और वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस से बैठ जाएंगे। जब इस एरिया में कोई एयर नहीं है और स्टीम भी वापस वाटर में कन्वर्ट हो गई है, तो आपने अब इस पर ठंडा पानी डाला या इसे ठंडी जगह पर रखा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ से अप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सारी साइड से अप्लाई हो रहा था। ठीक है, क्योंकि एयर हर जगह प्रेजेंट है, तो जब इस टिन पर हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा इंटरनली, अब इसमें कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि एयर सारी निकल चुकी है, स्टीम वापस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इंटरनली अब इसमें कोई भी
इंटरनली अब इसमें कोई भी एयर नहीं प्रेजेंट, इंटरनली अब इसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं प्रेजेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर सके, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, टिन का कैन क्रश हो जाता है, डीफॉर्म हो जाता है। अक्सर आप ये चीज नोटिस करते होंगे कि इस तरह होता है कि अगर इंटरनली प्रेशर सारी एयर खत्म हो जाए और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो जाए तो वो चीज जो है वो अब डीफॉर्म हो जाती है। बॉटल्स के साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि आपने नोटिस किया होगा अक्सर बॉटल्स भी डीफॉर्म हो जाती हैं, उसमें भी इसी तरह होता है कि कुछ ना कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से इंटरनली एयर रिमूव हुई होती है और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर अप्लाई होता है तो वो बॉटल्स डीफॉर्म हो जाती हैं। टिन के कैन के साथ भी यही हुआ इस एक्सपेरिमेंट में कि ना उसमें एयर रही ना उसमें स्टीम रही, जिसकी वजह से वो क्रश हो गया, वो डीफॉर्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, आई होप कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी, केमिस्ट्री में भी आप ये सुनते रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कि 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mmHg। हम मरकरी से उसकी कैलकुलेशन लेते हैं, मिलीमीटर में मरकरी लेकर हम उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते हैं। तो 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mmHg या 76 सेंटीमीटर मरकरी, ठीक है। ये आपको कन्वर्जन तो पता है कि mm से cm में कैसे जाता है, तो ये कैसे आई है वैल्यू आपको पता है और ये होगा 0.76 मीटर। ये आपको कैलकुलेशंस पता है तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ मीटर Hg, ठीक है। ये बात आई होप कि आपको क्लियर होगी है कि 1 atm 760 mmHg के mmHg को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज 76 हो गया, और सेंटीमीटर मीटर्स में कन्वर्ट है, दैट 0.76 मीटर Hg। Hg यानी कि मरकरी, Hg मरकरी का सिंबल है। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मरकरी की हेल्प से, मरकरी के कॉलम की हेल्प से मेजर करते हैं। एक बैरोमीटर बनाते हैं, एक सिंपल सा खुद ही बना लेते हैं और उस मरकरी बैरोमीटर बनाते हैं। बेसिकली बैरोमीटर किसी भी चीज का, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर किसी भी चीज का हो सकता है, हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि हम मरकरी का बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करने के लिए, वरना आप वाटर का बैरोमीटर भी बना सकते हैं, आप कोई भी लिक्विड लेकर उसका बैरोमीटर बना सकते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक कर सकते हैं, उसे आप अपना स्टैंडर्ड बना लीजिए। बट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमें बता दिया गया है मरकरी का, बिकॉज मरकरी के लिए हमें ज्यादा बड़ा स्केल नहीं लेना पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर वाटर का बैरोमीटर यूज करना चाहेंगे तो हमें स्केल बड़ा लेना पड़ेगा, हमें मरकरी का कॉलम बड़ा लेना पड़ेगा और इतनी ज्यादा लेंथ का कॉलम लेंगे उतना हमारे लिए उसे हैंडल करना और कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा। तो मरकरी का कॉलम लेना इसलिए बेटर है कि 1 मीटर के अंदर अंदर हम इजीली कम हाइट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। एक ट्रॉफ लिया आपने, ये आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। ये मरकरी का कॉलम है, ये आपने वर्टिकल ट्यूब ली है, इसमें मरकरी है, ये आपने 1 मीटर का स्केल ले लिया, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाए। आपने स्केल ले लिया इस, अच्छा जो आपने ट्यूब लेनी है उस ट्यूब का एक एंड क्लोज होना चाहिए और एक ओपन, इसमें आपने मरकरी फिल कर लिया, ठीक है। मरकरी फिल कर लिया, उसके बाद उसे इन्वर्ट कर देना है इस ट्रॉफ में, इस ट्रॉफ में इन्वर्टेड कर दिया, इन्वर्टेड किया तो कुछ ना कुछ इस कॉलम से, ये जो मरकरी का कॉलम है, कुछ ना कुछ मरकरी बाहर आकर इस ट्रॉफ में आ जाएगा, ऐसा ये कुछ ना कुछ ट्रॉफ में आ जाएगा। तो जिस पॉइंट तक ये ट्रॉफ में आ गया है वो आपने नोट कर लेना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर मरकरी। इसे हम अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इसमें से जितना मरकरी निकला है, थोड़ा बहुत जितना भी निकला है इसमें से, सपोज ये 1 मीटर की थी तो इसमें जितना इस ट्रॉफ में आया है उस पर अब अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या अप्लाई हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर हो रहा है। हम ये कैलकुलेशन सी लेवल के अकॉर्डिंग बता रहे होते हैं, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई ये 76 सेंटीमीटर Hg या 760 mmHg कह लीजिए। अगर मैं ये मिलीलीटर का स्केल लेती तो मैं कहती 760 mmHg, फिर इसकी कैलकुलेशन इस तरह आती, ठीक है। लेकिन हम अगर स्केल मीटर का ले रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशंस फिर ये 76
और सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन 76 सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है। अब स्केल के अकॉर्डिंग है। अच्छा, अब ये 76 सेंटीमीटर Hg पर आकर रुक गया। दैट मीन 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर 1 atm प्रेशर अप्लाई हुआ है। अब हमने ये स्टैंडर्ड बना लिया। अब ये हमारा बैरोमीटर है और इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या चेक करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यही सेम चीज अगर मैं थोड़ी हाइट पर जा रही हूँ और फिर चेक कर रही हूँ तो ये चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू सेम नहीं रहेंगी। जैसे जैसे हाइट पर जाते रहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा, बिकॉज एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये 760 नहीं रहेगा बल्कि ये डिक्रीज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइट पर जाते रहेंगे, सॉरी 1 atm नहीं रहेगा, ये डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हाइट पर जाते रहेंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम अप्लाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको क्लियर है और मैंने आपको बताया कि 1 atm इज इक्वल टू 101300। ये 325 भी अक्सर बुक्स में लिखा होता है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पास्कल, पास्कल ये आप उसे कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसके इक्वल होता है। अच्छा, ये तो हो गई कैलकुलेशन कि आप मरकरी का बैरोमीटर बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आप वाटर का बैरोमीटर बनाएं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि वाटर का बैरोमीटर बनाना इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज उसके जरिए आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मरकरी इज 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर हम कम डेंसिटी वाली चीज लेंगे तो ऑब्वियसली उस पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm अगर अप्लाई होगा तो वैल्यूज बहुत ज्यादा आएंगी। तो अगर मैं एक वर्टिकल कॉलम वाटर के लिए बनाना चाहती हूँ तो दैट मीन्स 13.6 टाइम उसकी हाइट मुझे ज्यादा लेनी होगी। उसकी हाइट क्यों ज्यादा लेनी होगी? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। कितनी कम है? 13.6 टाइम्स मरकरी से उसकी डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से 1 atm अगर उस पर प्रेशर अप्लाई होगा तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो तो ज्यादा हाइट कवर करेगा। तो उसके लिए तो मुझे बहुत ही बड़ी ट्यूब चाहिए और बहुत ही बड़ा स्केल चाहिए। कितना बड़ा स्केल चाहिए? तो हम इस बात से नोटिस कर सकते हैं कि जो आपका मरकरी का कॉलम होता है उसके लिए 76 मीटर, मीटर में आप इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि उसकी डेंसिटी है 13.6 टाइम हेवियर या डेंसर देन वाटर। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10.34 मीटर। तो दैट मीन्स आपको स्केल इतना बड़ा चाहिए, स्केल भी इतना बड़ा चाहिए और आपको मरकरी का कॉलम भी 10 मीटर लॉन्ग चाहिए। तो 10 मीटर लॉन्ग आप मरकरी का कॉलम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस तरह मेंटेन करेंगे, किस तरह आप उसको इजीली यूटिलाइज करेंगे? तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप 1 मीटर की ट्यूब लेते हैं या 1 मीटर से भी कम की ट्यूब लेते हैं, वो इजी है एज कम्पेयर टू कि आप 10.34 मीटर की ट्यूब लें या इतना बड़ा स्केल लें, ठीक है। दैट्स वाई हम वाटर का नहीं लेते, वाटर का हम बैरोमीटर नहीं बनाते, मरकरी का बनाते हैं, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन क्यों आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अभी मैंने आपसे जी बेटा बस जस्ट मुझे 2 मिनट्स दे दिएगा कि वेरिएशन आपको हम कंप्लीट, हमने सारी बात कर ली है। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, आप इसे रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट एक जर्नल बात है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन क्यों आती है? क्योंकि डेंसिटी कम हो रही है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं एयर प्रेशर कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अगर सी लेवल पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है तो हाइट पर जाते हैं तो ये 96 90 डिक्रीज होता रहता है। सो दैट मीन्स अगर आप कोई पहाड़ी इलाकों में चले जाए ना, वहां पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होता, वहां पर वाटर कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। तो ये एक अजीब सी बात है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन ये बात इस चीज के साथ लिंक्ड है कि सी लेवल पर जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं ये चेंज हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब एक और बात, अगर टेम्परेचर वार्म है, हॉट टेम्परेचर है, तो वो एयर क्या करती है? एक्सपेंड हो जाती है। ऐसा ही है, अगर एयर के पार्टिकल्स को हीट मिले तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं, और एक्सपेंड करने की कंडीशन में क्या होता है कि वो दूर दूर हो जाते हैं, तो प्रेशर कम अप्लाई होता है। गर्म दिनों में यानी कि गर्मी के दिनों में, हॉट डेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है,
और इन अ कोल्ड डेज, चिली डेज में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एयर कूल्ड होती है तो कॉम्पैक्ट होती है, करीब करीब आ जाते हैं। जब हीट मिलती है एयर को तो पार्टिकल्स एक्सपेंड कर जाते हैं, और जब कोल्डनेस मिलती है यानी कि ठंडा इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं तो थोड़े से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है। सो टेम्परेचर के चेंज होने से, वेदर के चेंज होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बहुत इफेक्ट होता है। रेनी डेज हैं, स्टॉर्मी डेज हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है। ये आप इसे एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपको पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स। अल्लाह हाफिज।